जोषमयम धिया पुरः अविभिद्य निशाकृतम तमः प्रभया नांशुम ताप्युदीयते। यानी जिस तरह से सूरज रात की कालिमा को धीरे धीरे कर कर पूरा हटा देता है, उसी तरह से वो इंसान जो किसी भी काम के बारे में धीर गंभीर होकर सोचता है, वो अपनी बुद्धि और अपने विवेक से रोष, आवेश और अक्षमा से होने वाले अज्ञान के अंधकार को हटा देता है और उसको सही रास्ता अपने आप मालूम चल जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी काम को जोश में आकर तो करना ही नहीं चाहिए और जुनून में आकर तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। भाई, ठाकुर साहब जब जोश और जुनून में एकदम फड़फड़ा कर गए थे तो अपने दोनों हाथ कटवा कर लौटे थे, पर जब उन्होंने 5 पॉइंट्स के ऊपर सोचा, पूरी प्लानिंग बनाई, सही लोगों को रिक्रूट करा और अपनी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करा, तो फिर उन्होंने गब्बर सिंह को केवल अपने पैरों से ही हरा दिया था। अब देखिए, आपने इस बात को लाखों बार सुना होगा कि अगर आप सफल होना चाहते हो तो फिर आप में जोश होना चाहिए और जुनून होना चाहिए। पर देखिए, जोश के साथ फिर सबसे बड़ी परेशानी ये है कि समय के साथ साथ जोश ठंडा पड़ता चला जाता है और जुनून के साथ सबसे बड़ी परेशानी ये है कि समय के साथ साथ जुनून जो है ये सोचने समझने की ताकत को खा जाता है। ये हो गई एक चीज़। दूसरी चीज़ देखिए, आप ये भी समझिए कि ऐसा हो सकता है कि आपके जोश और जुनून की वजह से आपको शुरुआत में थोड़ी बहुत सफलता मिल भी जाए, पर अगर आपकी सफलता जो है वो किसी प्लानिंग पर नहीं टिकी हुई है तो आपकी सफलता जो है वो कभी भी टिक कर नहीं रह पाएगी। अब देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि किसी भी काम को करने के लिए उसकी प्लानिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, और इसलिए होता है क्योंकि बिना प्लानिंग के कुछ भी नहीं होता। पर आपको फिर इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि प्लानिंग के हिसाब से सब कुछ नहीं होता। भाई, आपने इस बात को बहुत बार देखा भी होगा कि काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनमें बहुत अच्छी नॉलेज होती है, बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं, वो बहुत धीर गंभीर होकर पूरी प्लानिंग बनाते हैं, उसे लीक भी नहीं होने देते, वो जो प्लानिंग है उसको सही तरह से एग्जीक्यूट भी करते हैं, पर फिर भी ना तो उन्हें काम में सफलता मिलती है और ना ही वो अपने दुश्मनों को हरा पाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों होता है, और देखिए, इसकी कुल मिलाकर 3 वजहें होती हैं, जिसमें से सबसे पहली वजह ये होती है कि ज़्यादातर लोग अपना स्वॉट एनालिसिस सही तरह से नहीं कर पाते। दूसरी वजह ये होती है कि ज़्यादातर लोग अपने साथ देने वालों का या तो स्वॉट एनालिसिस करते ही नहीं हैं, या कि फिर वो उस एनालिसिस को सही तरह से नहीं कर पाते। और तीसरी और सबसे बड़ी वजह होती है परसीवियरेंस की कमी। देखिए, चाहे कोई सा भी काम क्यों ना हो, सफलता उसमें केवल तभी मिलती है जब उसमें लंबे समय तक और लग कर मेहनत की जाए। और इसीलिए अगर आप ये चाहते हो कि किसी काम में आपकी सफलता निश्चित हो, तो सबसे पहली चीज़ आपको ये मालूम करना चाहिए कि उस काम के लिए मिनिमम स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट क्या है, और उसके बाद जितना ज़्यादा निर्दयी होकर, यानी जितनी बेरहमी दिखाई जा सकती है, उतनी बेरहमी के साथ आपको अपना और अपने साथ देने वालों का स्वॉट एनालिसिस करना चाहिए। और देखिए, ये जो चीज़ है, इसमें बाल बराबर का भी फ़र्क नहीं किया जा सकता। आप बाल बराबर का फ़र्क कर कर देख लीजिए, आपकी किस्मत आपसे रूठ जाएगी। और इसीलिए काम चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो और साथ देने वाला चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जब तक आप उसे उस काम को करते हुए और उस काम को होते हुए नहीं देख लो, तब तक उस पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस चीज़ को ज़रा सा एग्जाम्पल से समझकर भी देख लीजिए। मान लेते हैं आपने अपना स्वॉट एनालिसिस किया और आपने ये पाया कि अगर मैं दिल लगाकर मेहनत करूं तो मैं इस एग्ज़ाम को निकाल लूँगा। थोड़े समय के बाद आपको ये समझ में आया कि ये 8 या 10 टॉपिक्स जो हैं, इनमें मुझे दिक्कत होती है, तो इसके लिए मुझे कोई सी कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए। पर जो कोचिंग जो आपने ज्वाइन करी, तो आपने एडवर्टाइजमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर देखकर ज्वाइन करी। आपने उस कोचिंग का और वहाँ पर पढ़ाने वाले टीचर का स्वॉट एनालिसिस किया ही नहीं। आपका टाइम भी जाएगा, पैसा भी जाएगा और चांस भी जाएगा। अब देखिए, एक सवाल है जो यहाँ पर उठता है कि बिना कोचिंग को ज्वाइन किए हुए हम कोचिंग का और कोचिंग में पढ़ाने वाले टीचर का स्वॉट एनालिसिस किस तरह से कर सकते हैं। और देखिए, इसका सबसे आसान तरीका ये होता है कि जिस कोचिंग को भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं, उसके आसपास जो ठेले खड़े होते हैं जिसमें उस कोचिंग के स्टूडेंट्स आकर चाय
या सिगरेट पीते हैं, आप उनमें से 20 या 30 स्टूडेंट से पूछिए और आपके सामने उस कोचिंग का भी और उस कोचिंग में पढ़ाने वाले टीचर का भी पूरा का पूरा स्वॉट एनालिसिस आ जाएगा। अब देखिए, ऐसा हो सकता है कि आप जब अपने होने वाले टीचर की काबिलियत के बारे में पूछें और सवाल करें तो आपको अजीब सा लगे, पर देखिए फिर आप इस चीज़ को भी समझिए कि महाराज सुग्रीव की तो बहुत ही दयनीय स्थिति थी और उन्हें हर हालत में मदद चाहिए थी, पर फिर भी भगवान श्री राम से मदद लेने से पहले उन्होंने इस बात का टेस्ट लिया कि भगवान श्री राम उनकी मदद कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। और देखिए, इसीलिए पढ़ाई हो या लड़ाई हो, साथ देने वाले लोग और साथ देने वाली चीज़ें केवल और केवल ऐसी ही होना चाहिए जिन्हें समय की खराद पर परख कर देखा जा चुका हो। और देखिए, इस बात को आचार्य चाणक्य ने भी कहा हुआ है, यथा क्षीराश्रितम जलम क्षीरमेव भवति।